बहुत बहुत स्वागत। वैसे आज का जो सेशन था वो सर को लेना था, बट सर थोड़े से व्यस्त हैं। इसके कारण मुझे ये मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज का ये सेशन आप लोगों के समक्ष ले सकता हूँ। तो आज का सेशन जो है वो रिकॉर्ड क्वेश्चंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी लास्ट टाइम्स में जनवरी में स्केल 1 to 2 के लिए जो क्वेश्चंस आए थे उस पर बेस्ड है। तो आइए आज के सेशन को हम एंजॉय करते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि इस परीक्षा में आया हुआ था। द बैलेंस हेल्ड इन सिंगल विंडो ऑपरेटर ओवरनाइट कैश बॉक्स विल हैव अ सीलिंग ऑफ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ओवरनाइट कैश बॉक्स क्या होता है। ओवरनाइट कैश बॉक्स को जनरल बैंकिंग भाषा में पेटी कैश भी कहते हैं। तो एसबीआई में जो सिंगल विंडो ऑपरेटर होता है उनके पास एक पेटी होती है जिसमें कैश रखा हुआ होता है। जो भी हैंड बैलेंस होता है उसको पेटी कैश के रूप में वो अपने साथ ओवरनाइट रख सकते हैं, जो कि लॉक करके वॉल्ट में ही रखा जाता है। तो उसमें कितना बैलेंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना बैलेंस वो ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं, तो वो है 50,000। 50,000 तक का सिंगल विंडो ऑपरेटर अपने पेटी कैश में रख सकता है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो ये हमसे कहता है कि फॉर द केसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स ऑफ 5 और मोर पीसेस इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, the counterfeit note should be forwarded immediately by the nodal bank officer to the local police authority or the nodal police station for the investigation of filing FIR in the prescribed format। तो इस पूरे के पूरे प्रश्न में उसने हमसे ये पूछा था, ये आंसर सहित है। इस पूरे केस में अगर कोई कस्टमर पैसे डिपॉजिट करता है या कोई ट्रांजैक्शन करता है, उस समय में कितने नोट, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कितने नोट जो कि काउंटरफीट नोट की कैटेगरी में आते हैं, अगर वो नोट उस अमाउंट से, उस नंबर ऑफ पीसेस से ज्यादा होते हैं, तो 4 और मोर या 5 और मोर जो पीसेस से ज्यादा होते हैं, तो उसको इमीडिएटली हमें पुलिस को इन्फॉर्म करनी है और उसके खिलाफ में FIR फाइल करनी है। तो इसमें हमसे पूछा था कि कितने अमाउंट का नोट, कितने नोट, नंबर ऑफ नोट, तो कितना 5 या मोर पीसेस। तो इसमें जो 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 5 की जगह एक्चुअल में 4 है, 4 पीसेस या उससे ज्यादा के पीसेस। तो 4 पीसेस या उससे ज्यादा के पीसेस अगर एक कोई सिंगल ट्रांजेक्शन में आते हैं तो हमको तुरंत ही पुलिस में FIR दर्ज करानी है। ठीक है, ये था नेक्स्ट। अब चलते हैं हम सर ये PAPL। 4 नहीं, तो ये तो एबव 4 होगा। हाँ, 4 एंड एबव है, ये इधर पर थोड़ा इसका सा फोन ही मिस्टेक लगा हुआ है है, सर। मिस्टेक है। 4 एंड एबव नहीं है, एबव 4, 5 और मोर। यस, 5 एंड अबव होगा सर। ओके ओके सर, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार फिर से। इस क्वेश्चन को मार्कअप कर देते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इसका आंसर। अगला देखते हैं। आप सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना माइक बंद कर लें कृपया करके, जिससे कि आपकी जो पर्सनल आवाज है तो वो सभी लोगों के सामने ना आए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस रात के सुहाने सफर में। और आज का सेशन और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिन लोगों के एग्जाम हो गए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये अब आराम है। और जिनके नहीं हुए हैं तो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि ये जो एग्जाम, ये जो अभी क्वेश्चंस है, ये पुराने कलेक्टेड क्वेश्चंस है जो बिल्कुल रिसेंट में अभी आए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इनको ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, मतलब ये ट्रेंड में है अभी। तो इनमें से लगभग संभावना है कि 25% तक, 25 से 50% तक क्वेश्चंस आपको अगले एग्जाम में
दिखेंगे। योनो पीएपीएल में मैक्सिमम अमाउंट कितना है? तो योनो पीएपीएल, पीएपीएल का मतलब होता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इसका अपन ने सेशन देखा था, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में योनो के तहत हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? तो उसकी रेंज है 2 लाख रुपए। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये 8 लाख होनी थी। तो प्री अप्रूव्ड एक्सप्रेस क्रेडिट, प्री अप्रूव्ड एक्सप्रेस क्रेडिट लोन की बात करते हैं, तब उसमें 8 लाख रुपए उसमें मैक्सिमम अमाउंट है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। योनो पीएपीएल में 2 लाख है और योनो पीएएक्सी में, एक्सप्रेस क्रेडिट में, मैक्सिमम अमाउंट 8 लाख रुपीज है। अगला जो पड़ाव है वो है एश्योर्ड कार लोन से रिलेटेड। कि एश्योर्ड कार लोन, कार लोन तो हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है कि कौन कौन से कार लोन होते हैं। तो जहां पर भी एश्योर्ड शब्द आए, एश्योर्ड कार लोन मतलब उसके पास एफडी होनी चाहिए। एफडी होनी चाहिए, एश्योर्ड होना चाहिए कि हम इतने एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, है ना। तो एश्योर्ड मतलब एफडी, सबसे अच्छा डिपॉजिट एफडी। एश्योर्ड है, एफडी है, मतलब हम एश्योर्ड है आपको कार लोन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि मार्जिन ऑफ सुपर बाइक लोन। सुपर बाइक लोन में कितना मार्जिन लेना है? तो वो है 15%। मार्जिन फॉर सुपर बाइक लोन इज 15%। तो एलटीवी कितना हो जाएगा? 85%। अगला प्रश्न है आज के हमारे सेशन का कि एटीएम विड्रॉल फॉर पीके एंड पीयू माइनर अकाउंट। तो पीके का मतलब होता है पहला कदम एंड पीयू पहली उड़ान। ये 2 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि छोटे बच्चों के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। पहला कदम का जो कंडीशन होता है वो होता है 0 to 10 ईयर्स। 0 से मतलब अगर आज ही बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी अपन अकाउंट खोल सकते हैं 10 साल तक के लिए। तो 0 से 10 साल तक के लिए पहला कदम, और 10 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों का होता है, उसको होता है पहली उड़ान। पहला कदम एंड पहली उड़ान, ये 2 माइनर अकाउंट होते हैं। इनमें एक फोटो लगा हुआ एक पर्सनलाइज्ड एटीएम कार्ड मिलता है। उस एटीएम कार्ड की विड्रॉल लिमिट है 5000 रुपीज। उस एटीएम कार्ड की लिमिट है 5000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एमओडी इन सेविंग प्लस अकाउंट्स। तो सेविंग प्लस अकाउंट्स जो होते हैं, जिनको सुरभि अकाउंट्स भी बोला जाता है, तो उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? एमओडी का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट। जो स्टेट बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने देखा होगा कि उनके यहाँ बहुत सारे अकाउंट जो गवर्नमेंट सैलरी पैकेजेस में हैं, वो सारे सेविंग सुरभि प्लस अकाउंट्स खोले जाते हैं, है ना। उसमें इनबिल्ट रहता है कि एमओडी बनेगा ही बनेगा। तो किस थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर के अकाउंट में ये एमओडी बनेगा? तो वो है 10,000। 10,000 से ऊपर के जो बैलेंस रहेगा उसमें एमओडी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम डिपॉजिट इन एसएसए अकाउंट। मिनिमम डिपॉजिट इन एसएसए, एसएसए मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट, है ना। एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट किनके लिए होता है? फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है ना। तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि जब वो बड़ी हो जाए तो उनके लिए शादी के लिए या पढ़ाई के लिए ये पैसे का यूज हो जाए। इसको बहुत अच्छे से अपन लोग ने पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने भी नहीं किया है तो इसमें से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट है, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो, सीनियर सिटीजन हो, पीपीएफ हो, कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन निश्चित है। तो इनके मिनिमम एंड मैक्सिमम सब लोग प्लीज देख लीजिए। और इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मिनिमम डिपॉजिट और अकाउंट ओपनिंग डिपॉजिट, है ना। तो मिनिमम डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 250 रुपीज है। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख रुपए उसमें कर सकते हैं। इसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डिसाइड करता है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसका रेट डिसाइड करती है कि कितना इंटरेस्ट रेट इस पर मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि मैक्सिमम पीरियड इन कैप गेन फॉर परचेज ऑफ रेडी बिल्ट इन फ्लैट्स। सबसे पहले देखते हैं कैप गेन अकाउंट्स क्या होते हैं, है ना। कैप गेन, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैप गेन फॉर परचेज ऑफ रेडी बिल्ट इन फ्लैट्स। तो ये मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 2 इयर्स का है ना। मैक्सिमम पीरियड है इसमें 2 इयर्स का। अगला देखते हैं प्रश्न, FCNR cannot be opened in, FCNR cannot be opened in SGD। ये SGD में ओपन नहीं हो सकता। सिंगापुर डॉलर, है ना। FCNR अकाउंट को सिंगापुर डॉलर में ओपन नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, उसकी 11 करेंसीज है उसमें उसको ओपन कर सकते हैं, बट सिंगापुर डॉलर में उसको ओपन नहीं कर सकते। ठीक, आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्विक पर्सनल लोन पर भी आए हुए थे, है ना। तो उसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो पाई है, बट कुछ क्वेश्चन थे जो पर्सनल लोन पर भी थे। मैक्सिमम क्रेडिट एट एनी इंस्टेंट इन BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिनको जनधन अकाउंट भी कहा जाता है। तो इसकी मैक्सिमम क्रेडिट किसी एक इंस्टेंट पे, मतलब है कि किसी एक क्षण में, किसी एक समय में, पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम क्रेडिट 50,000 तक हो सकता है। और पूरे एक साल में क्रेडिट का समेशन, पूरे एक साल में समीशन 1 लाख रुपए तक हो सकता है। पूरे एक साल में 1 लाख रुपए, किसी एक समय में, किसी एक इंस्टेंट समय में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में 50,000 रुपए, एक महीने में 10,000 रुपए, एक महीने में 10,000 रुपए तक हो सकता है। ठीक है, एक महीने का 10,000 का मतलब ये है कि वो या 10,000 रुपए उसमें जमा कर सकता है, 10,000 रुपए महीने में निकाल भी सकता है। क्वेश्चन ऑन SBI टैक्स सेविंग स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। टैक्स सेविंग में वही 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है FD पर। इस तरीके का कोई क्वेश्चंस आया होगा, है ना, जिसकी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं मिल पाई है। अगला प्रश्न है NMI फॉर प्लेटिनम CSP अकाउंट। NMI का मतलब होता है नेट मंथली इनकम फॉर प्लेटिनम, CSP मतलब कॉर्पोरेट सैलरी पैकेजेस अकाउंट। जो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेजेस अकाउंट होते हैं उनकी कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया गया है कि किन अकाउंट्स में, किन CSP अकाउंट को हम प्लेटिनम अकाउंट देंगे। तो प्लेटिनम अकाउंट जब भी देते हैं जब भी किसी पर्सन की सैलरी जो है वो मिनिमम 1 लाख रुपए आ रही हो, तो ऐसे कस्टमर को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं, एक सिल्वर कैटेगरी है, एक गोल्डन कैटेगरी है, एक प्लेटिनम कैटेगरी है ना। तो गोल्डन में 50,000 है, प्लेटिनम में 1 लाख है और CSP अकाउंट कॉर्पोरेट सैलरी पैकेजेस अकाउंट्स। अच्छा, ये जो एक 1 लाख का क्वेश्चन है, एक 1 लाख का एक्स क्रेडिट में भी आता है कि एक्सप्रेस क्रेडिट में एलाइट कैटेगरी जो होती है, एलाइट कैटेगरी, एक्सप्रेस क्रेडिट का जब लोन देते हैं तो उसमें एलाइट कैटेगरी होती है। एलाइट कैटेगरी में भी मिनिमम NMI जो है वो 1 लाख होनी चाहिए। फंड कलेक्शन फैसिलिटी टू फर्म्स और कंपनीज और करंट अकाउंट्स। जो फंड कलेक्शन फैसिलिटी होती है फर्म्स की और कंपनीज के करंट अकाउंट की, तो ऐसा करंट अकाउंट जिसमें कहीं से भी आप फंड को कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, तो वो है पावर ज्योति अकाउंट, है ना। पावर ज्योति अकाउंट, जैसे गवर्नमेंट के जो फीस कलेक्शन होते हैं, जैसे SSC वगैरह के जो फीस पहले स्टेट बैंक में जमा होते थे, जब ऑनलाइन नहीं चलता था तो आपको याद हो कि चालान के थ्रू फीस भरी जाती थी। तो पूरे भारत में कहीं से भी वो फीस भरी जा सकती थी, पूरे भारत में कहीं से भी फीस भर सकते थे। तो वो फीस कहाँ पर भरी जाती थी? इन पावर ज्योति अकाउंट से ही भरी जाती थी, है ना। एक स्पेसिफाइड विंडो होती है 6087 करके, वहां से पावर ज्योति अकाउंट्स ओपन होते हैं और वहां से हमें फीस कलेक्शन का ऑप्शन चूज करके, और फंड कलेक्शन का कई बार फीस होता है, कई बार फंड कलेक्शन होता है। स्कूल का अकाउंट है फीस होगा, किसी कंपनी का अकाउंट है तो वहां पे फंड कलेक्शन होगा, तो वो हम वहां पे चूज करके
और फिर इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो ऐसे अकाउंट्स उनको कहते हैं पावर ज्योति करंट अकाउंट्स। नॉन होम कैश डिपॉजिट फॉर नॉर्मल करंट अकाउंट, कोई एक नॉर्मल करंट अकाउंट है, साधारण करंट अकाउंट है, उसमें कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं हम नॉन होम ब्रांच में, तो वो है 1 लाख रुपीज। किसी भी करंट अकाउंट में नॉन होम ब्रांच में हम 1 लाख रुपए तक का कैश सबमिट कर सकते हैं। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि जो भी व्यक्ति उस कैश को सबमिट कर रहा होता है तो अभी उसका पैन कार्ड भी लगाना होता है या उसको डिस्क्लोज करना होता है अपना पैन कार्ड, पैन नंबर। तो चलते हैं आगे की ओर। मैक्सिमम अमाउंट इन PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लोन में मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन हम अपने किसी साथी को दे सकते हैं, उसको रोजगार चलाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई नया इनिशिएटिव करने के लिए, तो वो है 10 लाख रुपए, है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 लाख रुपीस। कुछ क्वेश्चंस थे नेफ्ट के ऊपर, तो नेफ्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेफ्ट का लिमिट कितना, लिमिटेशन क्या है ना। तो 0 से लेके अनलिमिटेड पैसा नेफ्ट के थ्रू भेज सकते हैं। दूसरी बात हो सकता है यूटीआर पे क्वेश्चन हो, तो अगर नंबर्स इन यूटीआर, संभावित बता रहा हूं कि नंबर्स इन यूटीआर, तो 16 अंकों का एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है नेफ्ट में, और आरटीजीएस में होता है 22 अंकों का। नेफ्ट में 16 अंकों का, आरटीजीएस में 22 अंकों का। और दोनों की दोनों सर्विसेज, नेफ्ट हो आरटीजीएस हो, 24x7, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन चलती हैं, ठीक है। 24x7 बेसिस पे अब ये चलती हैं, इसकी कोई भी टाइम की लिमिट नहीं है। सिर्फ नेफ्ट और आरटीजीएस में फर्क ये है कि आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। नेफ्ट में मिनिमम जो है वो 1 रुपए से लेके, मतलब 5 रुपए से लेके और अनलिमिटेड है। मैक्सिमम मिनिमम 5 रुपए से लेके अनलिमिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ योनो क्रेडिट कार्ड, विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ योनो क्रेडिट कार्ड। तो योनो क्रेडिट कार्ड की अगर हम कैटेगरी देखें तो योनो क्रेडिट कार्ड में 17 टाइप के क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। योनो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल होते हैं, तो उसमें 17 तरह के क्रेडिट कार्ड है। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर को किस हिसाब से उसकी नीड है, और कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग और उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट कार्ड वो चूज कर सकता है। तो ये उसने नोट की जगह पर यहाँ पर दे दिया है कि ये सारे के सारे जो क्रेडिट कार्ड है वो आप ले सकते हैं। आईआरसीटीसी का गोल्ड कार्ड है, आईआरसीटीसी का डायमंड कार्ड है, आईआरसीटीसी प्रीमियम कार्ड है और एसबीआई प्रीमियम कार्ड है ना। तो ये सारे के सारे जो है कार्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी रॉन्ग आंसर था वो यहाँ पे नहीं आया है, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर है। 17 टाइप में से ये सारे के सारे टाइप मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, तो दिख रहा है क्या, योनो टाइटन वियरेबल लिमिट। अब ये योनो टाइटन वियरेबल क्या है। योनो है, प्लेटफॉर्म है एसबीआई का एक, जो कि अल्टरनेट चैनल का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर क्या है, एक वाईफाई इनेबल्ड वॉच से टाई अप किया हुआ है। टाइटन कंपनी जो है, टाइटन घड़ियां बनाती है ना। तो टाइटन कंपनी और योनो या एसबीआई, टाइटन और एसबीआई के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें एसबीआई ने कहा है कि टाइटन जी आप हमारे लिए कुछ घड़ियां बनाइए, ऐसी घड़ियां बनाइए जिसमें एनएफसी हो। एनएफसी मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन की चिप इनबिल्ड हो। तो एक तरीके की चिप इस घड़ी में होती है, जो कि जैसे ही आप जैसे कार्ड, एटीएम कार्ड्स देखे होंगे ना कुछ, जिसमें वाईफाई का साइन होता है, उसमें क्या होता है, जब आप
पीओएस मशीन के पास लेके जाते हैं तो 2000 रुपए तक का पेमेंट विदाउट ओटीपी और विदाउट पिन हो जाता है। इसी तरीके का टाइटन वॉच है कि जैसे ही उस वॉच को उस पीओएस मशीन के पास हम लेके जाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे तो 2000 रुपए तक का पेमेंट हमारे अकाउंट से कट जाएगा, है ना, 2000 रुपए तक का। तो योनो टाइटन वॉच की जो लिमिट है वो 2000 रुपए है और ये वर्क किस सिद्धांत पे करती है, एनएफसी के सिद्धांत पर ये काम करती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के सिद्धांत पर ये वॉच काम करती है और इसका टाई अप है एसबीआई योनो के साथ। तो टाइटन कुछ कुछ मॉडल्स अपने घड़ी के ऐसे बनाती है जिसमें ये फैसिलिटी हो, बिल्कुल जस्ट लाइक एटीएम। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोबेट क्या होता है। प्रोबेट ऑफ विल इज डिफाइंड इन विच एक्ट। तो जो विल होती है, विल को जब कोर्ट में जाके और सर्टिफाइड करा दिया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोबेट, है ना। और ये किस एक्ट में आता है, तो ये आता है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, ये आता है इंडियन सक्सेशन एक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं कि सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज। वो किस किस पर लागू होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी वो लागू होता है। आज क्वेश्चंस ज्यादा हैं और समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप लोगों तक पहुंचे और थोड़ा तीव्रता के साथ भी पहुंचे, जिससे कि इस सेशन को हम जल्द से जल्द खत्म कर पाए और आप लोगों के पास तक मेरी पूरी की पूरी बात पहुंचे, 100% बात पहुंचे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिए और अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी चैट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनके भावनाओं को समझते हुए भी आगे बढ़ूंगा। अगला देखते हैं, रजिस्ट्रेशन और सरसाई पोर्टल इज टू बी अंडरटेकन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन कौन है अब यहाँ पर, बैंक है, फाइनेंशियल एंटिटीज है। within 30 days of creation of security interest in their book as per section 23 का सब सेक्शन 1 ऑफ किस एक्ट में, किस एक्ट में है ये सरसाई पे डालने का, सरफेसी एक्ट में, है ना। रजिस्ट्रेशन जो हम सरसाई पे करते हैं वो किस एक्ट के तहत करते हैं, यहाँ पर सरफेसी एक्ट के तहत में करते हैं। प्रश्न में उसने यही पूछा था हमसे कि जो रजिस्ट्रेशन हम सरसाई पोर्टल पर कर रहे हैं वो किस एक्ट के तहत कर रहे हैं, तो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 23 सबसेक्शन ए के तहत कर रहे हैं, जो कि हमें बैंकों को 30 दिन के अंदर करना चाहिए, है ना। चलो देखते हैं अब गारंटी के बारे में क्या पूछ रहा है कि गारंटी इज डिफाइंड अंडर विच एक्ट। गारंटी को किस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, तो गारंटी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। गारंटी इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स टू बी ऑब्टेन्ड, टू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द प्रॉपर्टीज वैल्यू अबव 1 करोड़। दो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमको लेनी है, दो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हमको लेनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू का, तो कितने प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने रुपए और उससे अधिक की होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने रुपए या उससे अधिक की होनी चाहिए, तब हमको टू वैल्यूएशन रिपोर्ट की जरूरत है। तो वो कितनी है, 1 करोड़। अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा की है तो हमको यहाँ पर टू वैल्यूएशन रिपोर्ट्स की लेने की आवश्यकता होगी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। अगला हमसे पूछता है कि द बरोअर या गारंटर इन डिमांड नोटिस टू रीपे द ड्यूज। द बरोअर और गारंटर इन डिमांड नोटिस टू रीपे द ड्यूज, जो डिमांड नोटिस है जब वो बरोअर के पास या गारंटर के पास जाएगा तो उसको उस नोटिस के कितने दिन के अंदर जो ड्यूज है उसके या जो आउटस्टैंडिंग है उसकी वो उसको पे करनी है। कितने दिन के अंदर उसको पे करनी है,
60 दिनों के अंदर उसको वो अपने आउटस्टैंडिंग पे करनी है। कब? डिमांड नोटिस पहुंचने के बाद। बैंक हैज टू परमिट फॉर द borrower to repay the debt while issuing the sale notice। जब बैंक अपना एक सेल नोटिस जारी करता है और उसको बरोवर के पास भेजता है, तो वो बरोवर के लिए भी एक समय देता है कि इतने समय तक आप हमारी आउटस्टैंडिंग को पे कर दीजिए, नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी हमारे पास है उसको हम सेल आउट कर देंगे। कितना दिन या कितने समय देता है वो? तो यहाँ पर 30 दिन। जो बैंक है वो बरोवर को 30 दिन की मोहलत देता है कि 30 दिन के अंदर भैया चुका दो, आप चुका दो, नहीं तो फिर हम आपकी सिक्योरिटी को बेच के हम अपना उधार वापस ले लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंकिंग ऑम्बर्समेंट की ओर। बैंकिंग ऑम्बर्समेंट के बारे में पूछ रहा है कि एपेलेट अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग ऑम्बर्समेंट। बैंकिंग ऑम्बर्समेंट में एपेलेट अथॉरिटी कौन होगा? एपेलेट अथॉरिटी हमारे माननीय सम्माननीय आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे। एपेलेट अथॉरिटी फॉर बैंकिंग ऑम्बर्समेंट हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर साहब, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उसमें से एक होगा कोई जो बैंकिंग ऑम्बर्समेंट की एपेलेट अथॉरिटी होगा। यूनियन बजट फिर से आ गए हमारे सामने। यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रेजेंटेड इन लोकसभा। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न पूछ लिया भाई, है कि इसको कहां पर प्रेजेंट किया था? तो भाई लोकसभा में प्रेजेंट किया था। अच्छा, ऑप्शन इस तरीके के होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरीके से ऑप्शन होंगे, है ना। तो उस ऑप्शन में से जो सही है वो है हमारा लोकसभा। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये यूनियन बजट प्रेजेंट किया था, निर्मला सीतारमण द्वारा। The bank has to file cases for recovery of debt in DRT। बैंक हैज टू फाइल केस फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कि कितने रुपए से ज्यादा के जो है केसेस वो हमको डीआरटी में फाइल करने हैं ना। तो बैंक हैज टू फाइल द केसेस फॉर रिकवरी ऑफ डेब्ट इन डीआरटी। डीआरटी में कितने रुपए से ज्यादा के केसेस हमें फाइल करने हैं? तो वो है 20 lakhs एंड above। 20 lakhs एंड above के जो भी केसेस रहेंगे उनको डीआरटी में फाइल करना है रिकवरी के लिए, है ना। रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंकर इन लॉकर। लॉकर के केस में कस्टमर और बैंकर का क्या रिलेशनशिप रहेगा? तो यहां पर कस्टमर रहेगा लाइसेंसी एंड बैंकर रहेगा लाइसेंसर। कस्टमर इज लाइसेंसी एंड बैंकर इज लाइसेंसर। सर सेफ डिपॉजिट लॉकर की बात कर रहे हैं सर इसमें? हाँ सर। सेफ डिपॉजिट लॉकर के केस में तो सर लेसर और लेसी होते हैं ना सर। चलिए मैं इसको देख लेता हूँ क्वेश्चन को, है ना। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। फाइनल नोटिस ऑन COS 406 3 month after the due date, giving 1 month time to pay for break open the locker। फाइनल नोटिस जो COS 406 में दिया जाता है, जो फाइनल नोटिस COS 406 में दिया जाता है 3 month आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के 3 महीने के अंदर, 3 month आफ्टर द ड्यू डेट, गिविंग 1 month टाइम टू पे फॉर ब्रेक ओपन द लॉकर, उसको ड्यूस चुकाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने फाइनल नोटिस के बारे में पूछा है कि फाइनल नोटिस जो है वो क्या है। तो COS 406 यहाँ पर फाइनल नोटिस है। COS 406, है ना। यहाँ पर COS का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ सर्विस। COS कॉस्ट ऑफ सर्विस, ये एक टाइप का फॉर्म होता है। COS 406 फाइनल नोटिस जिसको बोलते हैं, है ना, उसके बारे में पूछा है यहाँ पर।
लॉकर ज्वाइंटली विथ आइदर और सर्वाइवर कैन क्लोज और सरेंडर द लॉकर बाय। अब यहाँ पर चार ऑप्शन होंगे कि किस कंडीशन में कर सकता है। तो यहाँ पर आइदर और सर्वाइवर की जब बात कही गई है तो इन दोनों के सिग्नेचर, इन दोनों का सिग्नेचर होगा तब जाकर उस लॉकर को हम सरेंडर कर पाएंगे, है ना। अगर ज्वाइंटली है और उसका मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर है तो दोनों के ही हम सिग्नेचर लेंगे उसको सरेंडर करने के लिए। सिनोनिम्स, अब ये कुछ इंग्लिश भी आई थी तो उस इंग्लिश के बारे में देख लें कि सिनोनिम्स ऑफ एबेट। तो सिनोनिम ऑफ एबेट सही आंसर जो होगा वो होगा डिक्रीज और डिक्लाइन। सिनोनिम ऑफ फ्रस्ट्रिंग, इट इज नर्चरिंग। सिनोनिम ऑफ स्टम्बलिंग ब्लॉक, हर्डल्स, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, हर्डल्स। पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई। यहाँ पर अब वापस से बैंकिंग के संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो पॉजिटिव पे सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई ने ही पॉजिटिव पे सिस्टम चेक्स के लिए ये लागू किया गया है। ई कुबेर किसका सॉफ्टवेयर है? ई कुबेर इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ। ई कुबेर कहां पर चलता है? सारी ब्रांचों में तो ई कुबेर चलता नहीं है, कहां पर ई कुबेर चलता है? जो कि आरबीआई की चेस्ट ब्रांचेज है, जहां पर आरबीआई का चेस्ट ब्रांचेज है वहां पर चेस्ट ब्रांचेस के ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है जिसको ई कुबेर कहा जाता है ना। तो ई कुबेर सॉफ्टवेयर है आरबीआई का, एज अ सॉफ्टवेयर ऑफ आरबीआई। प्रीमियम अमाउंट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम है 20 रुपए। कितना है? 20 रुपए। और ये कब इफेक्ट में आया? 2022 में। जब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की बात हो रही है तो जीवन ज्योति की भी कर ही लेते हैं। तो जीवन ज्योति में कितना है? 436 रुपए है ना। 436 है। पहले क्वार्टर के लिए 436 रहेगा और फिर उससे कम होता जाएगा। दूसरे क्वार्टर में अगर कोई एनरोल करता है तो कम हो जाएगा, तीसरे में कोई करता है तो कम हो जाएगा, चौथे में करता है तो और कम हो जाएगा, है ना। अब ये कब से चलता है? जून से चलता है। क्वार्टर जो चलते हैं वो अप्रैल से चलते हैं, पर यहाँ पर इनकी जब बात करते हैं ना पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई की, तो ये जून से चलते हैं, है ना। और जैसे 436 है, अब मान लो लास्ट क्वार्टर में कोई एंटर हो रहा है तो वो 114 रुपये ही लगेंगे उसको, है ना। और उससे पहले वाले में Q3 में आ रहा है तो 114 का दुगना कर दो, 228 लगेंगे। और तीसरे क्वार्टर की अगर मतलब सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो 114 में 3 का गुणा कर दो, 114 इंटू 3, 342 रुपए। ऐसे करके अपन उसको याद भी रख सकते हैं उसके चारों क्वार्टर की फीस को, है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा वाले। चलो अगला देखते हैं। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एसबीआई फास्टैग। फास्टैग जो कार के ऊपर लगा रहता है जिससे टोल टैक्स उसमें भर लो पानी और ले जाओ, दोनों में है ना। भर दो। तो वो और फास्टैग तुम्हें जो प्यास होता है लगेगा उसमें तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है एसबीआई फास्टैग में। ठीक है, ये हमको लाइन से भी बचाता है और खुले पैसे रखने से भी बचाता है फास्टैग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट कौन सा अकाउंट खोल सकता है स्टेट बैंक में? फॉरेन स्टूडेंट है तो वो कौन सा अकाउंट खोल सकता है? एनआरओ स्टूडेंट अकाउंट। वो एनआरओ स्टूडेंट अकाउंट खोल सकता है कोई भी फॉरेन स्टूडेंट। इसमें एक कंडीशन भी लागू होती है, एक्सेप्ट पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी होती है आरबीआई से अकाउंट ओपन कराने के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम टर्म फॉर एनआरओ टर्म डिपॉजिट। एनआरओ अगर कोई टर्म डिपॉजिट कर रहा है, एफडी वगैरह बना रहा है, तो वो मिनिमम कितना होगा? 7 दिन और मैक्सिमम 10 ईयर्स। पीरियोडिसिटी ऑफ केवाईसी अपडेशन ऑफ हाई रिस्क। हमको पीरियोडिसिटी बतानी है कि केवाईसी अपडेशन हाई रिस्क में कितना है। हाई रिस्क का कस्टमर है तो उसकी कितनी साल है
तो हाई रिस्क के कस्टमर में हर 2 साल में उसका केवाईसी अपडेशन करना है। अगर मीडियम रिस्क कस्टमर है तो 8 इयर्स में कर लो। यहाँ पर लो रिस्क नहीं है, लो रिस्क की भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं जब मीडियम और हाई की करी। जब लो रिस्क कस्टमर रहेगा उसकी 10 इयर्स में करना है। कब? हाई रिस्क 2 इयर्स, मीडियम रिस्क 8 इयर्स एंड लो रिस्क 10 इयर्स अकॉर्डिंग टू AML CFT गाइडलाइन। ठीक है। रिस्क कैटेगरी फॉर NRE अकाउंट, NRE अकाउंट की बात करें तो उसमें रिस्क कैटेगरी क्या रहेगी? NRE अकाउंट में रिस्क कैटेगरी रहेगी हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा NRE अकाउंट। अच्छा, इसी में एक प्रश्न आता है रिस्क कैटेगरी में कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं, PEP पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस, वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो जो भी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन रहेंगे वो सारे भी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं, है ना, हाई रिस्क कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, SBI फ्लेक्सी पे कार लोन, रीपेमेंट ऑप्शन ऑफ टेन्योर ऑफ 60 मंथ। ऐसा एक SBI फ्लेक्सी पे कार लोन है जिसमें रीपेमेंट ऑप्शन है, वो है जो टेन्योर है वो है 60 मंथ का, है ना, 5 साल का उसका रीपेमेंट है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन सही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने जो सही कंडीशन है वो उसका आंसर के रूप में दे दी है कि फर्स्ट 6 मंथ 50% ऑफ रेगुलर EMI और नेक्स्ट 6 मंथ 75% ऑफ रेगुलर EMI। ये उसका सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर दे दिया है, बाकी के 3 गलत होंगे। वो ऑप्शन पढ़ने पर ही समझ में आते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। नोबेल प्राइज 2022 विनर इन इकोनॉमिक साइंस फॉर विच डिपार्टमेंट और कैटेगरी? नोबेल प्राइज के जो विजेता हैं जिनको इकोनॉमिक साइंस में इस बार नोबेल प्राइज मिला है वो कौन कौन है? तो वो हैं बेन बर्ननके, डगलस डायमंड एंड फिलिप्स डैब्रग। इसमें कैटेगरी भी पूछा है, डिपार्टमेंट और कैटेगरी। तो इन्होंने बैंकिंग सुधार में ही इनको ये प्राइज मिला हुआ है, तो इसीलिए ये संभावना है कि ये प्रश्न आ सके, है ना। बैंकिंग डेवलपमेंट में ही इनको ये नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज तो मिल गया, बट इसको याद कैसे रखें? तो एक ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने की, मजे से सुनिएगा। मैं बुंदेलखंडी में बिलोंग करता हूँ, ये जो क्षेत्र अभी मेरा है ना वो बुंदेलखंडी है, तो मैं बुंदेलखंडी में इसको समझाता हूँ। बैन ने बनक के, बैन ने भिनक के, जो बैन भाई साहब है ना उन्होंने भिनक के फिलिप्स बल्ब जलाया। बैन ने भिनक के फिलिप्स बल्ब जलाया और डोनट में डायमंड फंसाया। डोनट में डायमंड फंसाया। बैन ने भिनक के फिलिप्स बल्ब जलाया और डोनट में डायमंड फंसाया। डोनट में डायमंड फंसाया, है ना। इस तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक से याद भी रख सकते हैं, है ना। और याद रखना है अगर इसको कि ये किस डिपार्टमेंट या कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसी डोनट को लेके बैंक में चला गया, तो बैंकिंग डेवलपमेंट से रिलेशन में इसको मिला है ये नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न है एसएमई फॉर्म फॉर हाइपोथिकेशन। एसएमई फॉर्म फॉर हाइपोथिकेशन, एसएमई का जो फॉर्म है, एसएमई का कौन सा फॉर्म है जो हाइपोथिकेशन में लिया जाता है? तो फॉर्म 35। मेरे ख्याल से ये एसएमई फॉर्म हाइपोथिकेशन हटाने के लिए पूछ रहा होगा यहाँ पर जो प्रश्न है। जो हाइपोथिकेशन को रिलीज करने के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 35 फॉर रिलीजिंग द हाइपोथिकेशन, है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्रश्न को, एसएमई फॉर्म फॉर रिलीजिंग हाइपोथिकेशन, तो फॉर्म 35। मॉनेटरी क्लेम लिमिट इन नेशनल कमीशन, मॉनेटरी क्लेम लिमिट इन नेशनल कमीशन कितनी है? 2 करोड़ एंड एबव 2 करोड़, एबव 2 करोड़। मॉनेटरी क्लेम लिमिट नेशनल कमीशन में एबव 2 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिमम एज फॉर ऑफ फर्स्ट बरोवर इन RLM,
ये मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए पहले बरोबर की RML में? RML क्या है? रिवर्स मॉर्गेज लोन। रिवर्स मॉर्गेज लोन, रिवर्स मॉर्गेज लोन में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए फर्स्ट बरोबर की? कम से कम वो 60 साल का तो होना ही चाहिए, कम से कम, मिनिमम, है ना, मिनिमम 60 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सरफेसी एक्ट कब आया? सरफेसी एक्ट केम विद इफेक्ट फ्रॉम 2002। 2002 में सरफेसी एक्ट आ गया था। 2002 में सरफेसी एक्ट आ गया था। स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय, जो स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट बनाई जाती है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? ECGC। ECGC कौन है? तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसके द्वारा एक स्पेसिफिक अप्रूवल लिस्ट को बनाया जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। द रेट एट विच बैंक्स पे फॉर डिले कलेक्शन ऑफ चेक। अगर कलेक्शन के लिए जो चेक दिया है उसमें डिले हो जाता है ना, डिले हो जाने के कारण उस कस्टमर को जो हमको बिहाफ में चुकाना पड़ेगा, है ना, जो कस्टमर को चुकाना पड़ेगा पैसा, वो किस रेट में हम चुकाएंगे? बैंकर किस रेट में वो पैसा चुकाएगा डिले होने पर? डिले फीस कह सकते हैं। तो वो सेविंग बैंक रेट, जो भी हमारे बचत खाते की दर चल रही है, उस बचत खाते की दर पर हम उसको उतना पेमेंट करेंगे। वैसे जनरली कोई मांगता नहीं है और कोई देता भी नहीं है, बट फिर भी अगर प्रश्न आता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि हम उसको सेविंग बैंक रेट के अकॉर्डिंग देंगे। द रेट नॉट नोटिफाइड बाय RBI। अब यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे वहां पर वो रेट नॉट नोटिफाई बाय RBI, तो यहाँ पर उसने सही आंसर दे दिया है कि ये सारे के सारे जो है RBI के द्वारा है होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और बैंक रेट, ये सारे के सारे RBI ही नोटिफाइड करता है ना, RBI ही इनको नोटिफाई करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ कौन सा एक्ट? BR एक्ट। बैंकिंग को डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। SBI लाइफ इज अ ज्वाइंट वेंचर विद, SBI लाइफ किसका एक ज्वाइंट वेंचर है? तो SBI लाइफ PNB परिवास का, PNB परिवास का एक ज्वाइंट वेंचर है। PNB परिवास, और इसके आगे एक और शब्द होना चाहिए, कार्डिफ। BNP परिवास कार्डिफ। कार्डिफ के साथ जोड़ दो ना, तो जैसे कार्डियक होता है ना, कार्डियक जुड़ा होता है लाइफ के साथ, तो ऐसा ही कार्डियक जुड़ा हुआ है लाइफ के साथ, तो BNP परिवास कार्डियक। आरोग्य एक फीचर है, आरोग्य एक प्रोडक्ट है एक्चुअल में। आरोग्य प्रोडक्ट, एक आरोग्य करके एक पॉलिसी आती है स्टेट बैंक में, तो आरोग्य इज अ प्रोडक्ट ऑफ SBI जनरल, है ना। आरोग्य एक प्रोडक्ट है SBI जनरल का। SBI जनरल एक सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कुछ मेजर सब्सिडरीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें SBI जनरल आता है, SBI लाइफ आता है, SBI कार्ड्स आता है, SBI फाउंडेशन आता है। तो इस तरीके की ये सब्सिडरीज हैं, उसमें से जो आरोग्य है वो आता है SBI जनरल के अंदर। CVE is under retail business and operational group. CVE is under retail business and operation group। और जो CVE है उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स। कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर्स, है ना, is under retail business and operation group। टाइटल सर्च रिपोर्ट इज टू बी एड्रेस टू, जो भी टाइटल सर्च की रिपोर्ट होती है उसको
को एड्रेस किया जाता है बरोअर को या मॉडगेटर को या बैंक को, है ना। तो किसको किया जाता है इसमें, जो टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है उसमें बरोअर को और मॉडगेटर को एड्रेस किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस थे जो माइनर के टर्म अकाउंट से रिलेटेड थे, है ना। अब वो प्रश्न अभी प्राप्त नहीं हो पाए हैं, जैसे ही होंगे तो आपके समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तो अभी एफसीएनआर के बारे में देख लेते हैं कि एफसीएनआर का मैक्सिमम पीरियड क्या है। तो मैक्सिमम पीरियड जो है एफसीएनआर का वो 5 साल का है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफसीएनआर 5 साल। एक बहुत ही प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ गया है फिर से कि विच इज नॉट द नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एसबी अकाउंट। बचत खाते में नॉमिनेशन के लिए इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म लिखे होंगे, है ना, नॉमिनेशन के। तो इनमें से नॉमिनेशन का कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो उसने बता दिया भाई DA2 नहीं होगा। अगर DA2 नॉमिनेशन का नहीं होगा तो होगा कौन सा, भाई बचत खाते में नॉमिनेशन करना है तो उसका फॉर्म कौन सा होगा, तो उसका फॉर्म होगा DA1, है ना, DA1 फॉर्म फॉर नॉमिनेशन। यूवी लैंप टेस्टिंग ऑफ अमाउंट। यूवी लैंप से हमें कितने अमाउंट के ऊपर, कितने अमाउंट से ऊपर के चेक हमको यूवी लैंप के तहत टेस्टिंग करना है। तो 24,999 से ऊपर के, मतलब 25,000 और एवब, 25,000 एंड एवब के जितने भी चेक होंगे उसमें फ्यूजिटिव इंक टेस्टिंग करनी है और यूवी लैंपिंग से टेस्ट करना है कि वो सही है या नहीं है। और 1 लाख एंड एबव के जो चेक आएंगे उनमें कस्टमर कॉलिंग के साथ कंफर्मेशन लेना है। कस्टमर कॉलिंग एंड कंफर्मेशन फॉर 1 लाख एंड एबव। और 25,000 से ऊपर में यूवी लैंप टेस्टिंग और फ्यूजिटिव इंक टेस्टिंग करनी है ना। ये एक प्रैक्टिकल चीज। स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर चेक मेंशन्ड इन, स्पेसिफाइड फॉर्मेट फॉर चेक मेंशन्ड इन नोवेयर बट रेगुलर प्रैक्टिस। ये कहीं नहीं है बट एक रेगुलर प्रैक्टिस है। ओके, कोई बात नहीं। मैक्सिमम अमाउंट इन भीम SBI पे। भीम SBI पे एक UPI इनेबल्ड सर्विस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, है ना। तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट पूछ रहा है कि कितने अमाउंट तक का हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो है 1 लाख रुपए, है ना। मैक्सिमम जो लिमिट है, सीलिंग है, वो है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए तक हम भीम SBI पे से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इफ कस्टमर हैविंग 20 डिफरेंट अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स, उसके 20 अकाउंट है 20 अलग अलग बैंकों में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स एडेड इन SBI पे। तो SBI पे में वो कितने तरीके के अकाउंट्स को जोड़ सकता है। अब जो SBI पे एक सुविधा है, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इसी तरीके से SBI पे है, बिल्कुल सेम। किसी भी बैंक का कोई भी अकाउंट SBI पे में आप जोड़ सकते हो। जिस तरीके से फोन पे है ना, कोई बैंक से मतलब नहीं है, सारे बैंक के अकाउंट उसमें जुड़ जाएंगे, कहीं से भी कहीं का पेमेंट आप उससे कर लीजिए, है ना। सेम उसी तरीके से SBI पे है, उसमें भी कोई भी अकाउंट जुड़ सकता है, किसी भी बैंक का जुड़ सकता है और कितने भी अकाउंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है उसमें अकाउंट ऐड करने की, और कोई भी मतलब लॉक नहीं है कि भाई सिर्फ स्टेट बैंक का होगा तो ही SBI पे में चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कोई भी बार नहीं है, कोई भी बैंक का अकाउंट ले आओ आप उसमें चला सकते हैं और कितने भी अकाउंट को उसमें ऐड कर सकते हैं, नो सच लिमिट। ठीक है। लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्गेज प्रॉपर्टी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का लिमिटेशन पीरियड कितना है, 12 साल, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी ईयर कैन डिपॉजिट्स मेड इन SSA। फिर से वापस सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स की तरफ हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पूछ रहा है कि कितने साल तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो है 15 साल तक। मैक्सिमम 15 साल तक इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अंडर NUUP विच नंबर इज टू बी डायल। *99 हैज। जिन बैंकों में UPI की सुविधा का अगर आप जो विदाउट स्मार्टफोन के अगर लेना चाहते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग।
मोबाइल बैंकिंग मतलब जस्ट लाइक यूपीआई, उन फोन में जहां पर स्मार्टफोन नहीं है, कीपैड वाला फोन है। कीपैड वाले फोन में अपन *99# का मजा ले सकते हैं, और जनरल फोन में भी ले सकते हैं, बट जनरल स्मार्टफोन में होता है तो यूपीआई के तहत अपन बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते रहते हैं उसमें। तो इसमें अंडर NUUP में कौन सा नंबर डायल किया जाता है, वो *99#। और NUUP का फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, है ना, USSD प्लेटफॉर्म। एरर कोड इन ATM, एरर कोड इन ATM में जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें एक रेफरेंस कोड आता है, रेफरेंस नंबर करके लिखा हुआ आता है ना। तो रेफरेंस नंबर अगर 01 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। 00 लिखा हुआ है तो अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। इस तरीके से एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें लगभग 70 ट्रांजेक्शन या 70 रेफरेंस कोड दिए गए। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कभी आप पिन गलत डाल देते हैं तो उसका रेफरेंस कोड आ जाता है 0052, है ना। तो पिन गलत डालने का आ गया। इस तरीके से ATM के कुछ कोड्स हैं, जनरली कुछ कोड्स हैं उनको पढ़ लेना है ना। सक्सेसफुल के लिए 01 है, अनसक्सेसफुल के लिए 002 है, गलत पिन डाल देते हैं उसके लिए 059 है। इस तरीके से कुछ कोड्स हैं, उनको देख लेना है। विच इज नॉट मैंडेट विथ पार्टनरशिप एंटिटी लोन, इसमें से हमको मैंडेट मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है पार्टनरशिप एंटिटी लोन के लिए। तो कौन सी चीज जरूरी नहीं है, सर्च रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। किसी पार्टनरशिप फॉर्म को अगर हम लोन दे रहे हैं तो उसमें हमें सर्च रिपोर्ट की एकदम बहुत ही ज्यादा आवश्यकता नहीं है ना। नॉट मैंडेट, दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा तो भी काम चलेगा, नेसेसरी नहीं है। FFR reports are to be submitted for exposure of, FFR रिपोर्ट्स क्या होती हैं इसके बारे में तो नहीं पता है, बट FFR का फुल फॉर्म जरूर पता है कि फेडरल फाइनेंशियल रिपोर्ट, फेडरल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं ये। और फेडरल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, एक तरीके का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद ग्रांट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विद ग्रांट, इसको कहते हैं FFR रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म 35। फॉर्म 35 क्या है, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज लेज या हाइपोथिकेशन ऑफ ऑटो लोन। हाइपोथिकेशन मतलब दृष्टिबंधन, और इस दृष्टिबंधन को तोड़ने के लिए ये फॉर्म 35 है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, ऑटो लोन में दृष्टिबंधन, है ना, उस दृष्टिबंधन को तोड़ने के लिए ये फॉर्म 35 है, ऐसा पूछा गया है। फिर अगले बात क्या पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस मतलब आप पैसे निकालने गए हैं तो उस केस में आपका बैंकर का और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो डेबिटर एंड क्रेडिटर, इसमें शायद लिखा नहीं है बट डेबिटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होगा कब, फाइनेंशियल सर्विस लेने में। चलिए अगला देखते हैं, ए पर्सन नॉट रिलेटिव, कोई पर्सन है जो आपस में रिलेटिव नहीं है बट कैन बी अ बरोवर फॉर होम लोन। तो होम लोन के लिए क्या वो को बरोवर हो सकते हैं, इसके लिए हमको अप्रूवल लेना होगा, किससे, DGM B&O से, है ना। कोई पर्सन है जो कि हमारा रिलेटिव नहीं है बट वो को बरोवर होना चाहता है होम लोन में, तो उसके लिए अप्रूवल लेना होगा हमको, किससे, DGM B&O से। वो DGM B&O हमको अप्रूवल देगा इस चीज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है, फॉरेन नेशनल्स ओपनिंग अकाउंट इन इंडिया। कोई फॉरेनर है और वो हमारे भारत में अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो किस रिस्क कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा हाई रिस्क कस्टमर में, हाई रिस्क कस्टमर। हेल्प डेस्क फॉर स्टाफ ग्रीवियंसेस, स्टाफ के अगर ग्रीवियंस है तो स्टेट बैंक में अगर है तो उसके लिए है संजीवनी। और अगर कोई
मतलब विमेंस की इंटीग्रिटी के लिए है, विमेंस के लिए आता है। तो एक पोर्टल है गरिमा, फीमेल स्टाफ के लिए है वैसे संजीवनी दोनों के लिए है। हेल्प डेस्क फॉर स्टाफ ग्रीवियंसेस के लिए संजीवनी है ना, कोई भी ग्रीवियंसेस होता है आप संजीवनी में बता सकते हैं। बट फीमेल स्टाफ की गरिमा को रिलेटेड अगर कोई इशू होता है तो उसको वो गरिमा पोर्टल पर लॉन्च कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम फ्रेम फॉर रिपोर्ट ऑफ विसिल ब्लोअर पॉलिसी, विसिल ब्लोअर पॉलिसी के लिए कितना टाइम फ्रेम है, तो वो है 45 डेज का। विसिल ब्लोअर एक पॉलिसी है जिसके तहत अगर आप बैंक में आप देख रहे हैं कि कोई गलत काम हो रहा है ना, और उसके बारे में अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें भी जो रिपोर्ट करता है या जो विसल ब्लो करता है उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा जाता है, उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाता है ना। एंड अब इसका कोई एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। मान लो आप देख रहे हैं कि कोई ऑफिसर है, कोई मान लो काम करने के लिए किसी से रिश्वत ले रहा है, या हर बारी हर कस्टमर से वो गलत बोल रहा है, गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, मिसबिहेव, और तो आप पहले उसको समझा सकते हैं, या आप देख रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ भी गलत हो रहा है, तो उसको आप विजिल ब्लोअर के तहत बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकाउंट क्लासिफाइड एज डाउटफुल एसेट, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज इरोडेड बाय 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग। कोई अकाउंट डाउटफुल एसेट पे आ जाएगा अगर उसकी जो सिक्योरिटी है वो 50% हो गई आउटस्टैंडिंग के, है ना। आउटस्टैंडिंग की अगर 50% तक उसकी सिक्योरिटी इरोजन हो गई है तो वो डाउटफुल कंडीशन में आ जाएगा। एसएमई फॉर्म फॉर हाइपोथिकेशन, ये वापस से वही आ गया, एसएमई फॉर्म फॉर रिलीजिंग ऑफ हाइपोथिकेशन, है ना। तो ये एसएमई 35 फॉर्म है, ये वही है, हाइपोथिकेशन रिलीज करने के लिए ही शायद यहाँ पर दिया होगा। तो एसएमई 35। तो अब सब लोगों ने बहुत अच्छे से ये सेशन को देख लिया है। एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ वापस से, नोबेल प्राइज किसको मिला है? नोबेल प्राइज इकोनॉमिक सेक्शन में किसको मिला है? कोई है बता सकता है चैट सेक्शन में? बेन फिलिप डायमंड। बेन फिलिप डायमंड, बहुत शानदार सर। एक बार ट्रिक सर फिर से बता दे सर वो वाला। हाँ, वो ट्रिक जो ऐसा था हाँ कि बुंदेलखंडी में बता रहा हूं मैं, ट्रिक है। हाँ सर। बेन ने भिनक के फिलिप्स का बल्ब जलाया और डोनट में डायमंड को फंसा दिया। डोनट होता ना, वो डोनट बच्चे खाते हैं, वो ओके ओके डोनट, डोनट में डायमंड को फंसा दिया उसने बल्ब में। और उसको बैंक ले गया। तो बैंकिंग डेवलपमेंट के लिए उस क्षेत्र में उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। बैन ने भनक के फिलिप्स बल्ब जगाया, डोनेट में बल्ब फंसाया। और डायमंड फंसाया, हाँ, वो सर डायमंड फंसाया। और बैंक ले गया। ओके सर। डायमंड फंसा के वो क्या करेगा, घर पे तो रखेगा नहीं, बैंक ले गया, भाई इसको जमा कर लो, लॉकर में रख लो, कुछ काम कर लो। ऐसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, ये तो स्लाइड्स का अंत हो गया है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को आने वाले विगत एग्जाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हमारे सर ने ये कहा है कि अभी जमीन नहीं है मंजिल हमारी, ये सर के ही शब्द हैं, हमारे विजय सर के शब्द है कि जमीन नहीं है मंजिल हमारी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी और ये सेशन आज हमने कंडक्ट किया। आप सभी ने भी मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो रातों में जग के हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मेरी तरफ से शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर।
ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।